किशोर पॉडकास्ट के कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। हिंदी ऑडियो स्टोरीज की श्रृंखला में आज आपके लिए मुरारी मोहन बीट जी की 1977 में लिखी कहानी गहरे रात की फीटन गाड़ी। लीजिए प्रस्तुत है गहरे रात की फीटन गाड़ी। रेलवे स्टेशन से 12 बजे की ट्रेन से मैं नंदनपुर जाने वाला था। स्टेशन का नाम मुझे याद नहीं है, नंदनपुर जैसा ही कुछ नाम होगा, इसलिए कहानी में स्टेशन का नाम नंदनपुर ही रखता हूं। यहां से नंदनपुर 4.5 घंटे का रास्ता है। इस हिसाब से मेरे कॉलेज का दोस्त सुजय नंदनपुर स्टेशन में मुझे लेने आएगा। यह सुजय और मेरे बीच में तय हुआ था। नंदनपुर स्टेशन से सुजय मुझे अपने गांव लेकर जाएगा। अब नंदनपुर हो या सुजय का गांव, यह सभी जगह मेरे लिए अनजाने हैं। बहुत ही छोटे से गांव में रहता है सुजय। शहर में अपने मामा जी के घर पर रहकर ही पढ़ाई लिखाई करता है और बीच बीच में गांव जाता है। गर्मियों की छुट्टी पर सुजय अपने गांव गया है। जाने के पहले उसने मुझसे बार बार यह विनती की थी कि इन 2 महीनों की छुट्टियों में कम से कम 3-4 दिन के लिए मैं उसके गांव घुमाऊं। मैं भी राजी हो गया। इसलिए जेठ महीने की 23 तारीख को दिन के 12 बजे वाली ट्रेन से मेरा जाना तय हो गया था। नंदनपुर से सुजय का गांव बहुत दूर है। साइकिल या रिक्शे से जाओ तो आधा घंटा लगता है। ट्रेन के आने के समय ही स्टेशन के बाहर रिक्शा मिलता है, वह भी ज़्यादा नहीं, 2 या 4। कारण यहाँ पैसेंजर बहुत कम उतरते हैं और जो लोग उतरते भी हैं तो उसमें रिक्शा लेकर जाने वाले और कम होते हैं। ज़्यादातर लोग पैदल ही आना जाना करते हैं। यहाँ रात 8:30 बजे जो ट्रेन आती है तब तक ही रिक्शा मिलता है। 8:30 के बाद रात को 10 बजे ट्रेन आती है, लेकिन उस ट्रेन में नंदनपुर उतरने वाले यात्री ना ही होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनका पैदल जाने के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं होता। यह सब बातें सुजय के मुंह से ही मैंने सुनी हैं। स्टेशन से बाएं हाथ की तरफ 1 मील का रास्ता पार करके नंदनपुर गांव पड़ता है और दाहिने तरफ 3 गांव छोड़कर सुजय का गांव पड़ता है। वहां किसी से भी हरि मोहन सान्याल का घर पूछने पर पता चल जाएगा। बहुत ही छोटा सा गांव है। वहां पर हर कोई हर किसी को जानता पहचानता है, और क्योंकि हरि मोहन जी डॉक्टर हैं, इसीलिए उनके ही गांव में नहीं, आसपास के सभी गांव में उनको नाम से पहचाना जाता है। और हरि मोहन जी का मझला लड़का है सुजय सान्याल। और इधर मेरी खराब किस्मत, देर से पहुंचने के कारण 12 बजे की ट्रेन मुझसे छूट गई। टिकट लेकर प्लेटफॉर्म में आया ही था कि ट्रेन निकल गई। मूड हो गया खराब, और सुजय की बात सोचकर और भी बुरा लग रहा था। बेचारा इतनी दूर से स्टेशन में मुझे लेने आएगा और मुझे ना पाकर उसे वापस ही लौटना पड़ेगा। यह सोचकर ही बुरा लग रहा था। 12 बजे के बाद अब 2 बजे की ट्रेन है। यह ट्रेन शाम को 6:30 बजे नंदनपुर पहुंचाएगी। इस ट्रेन में भी दिक्कत नहीं है। अगर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो भी गया तो हरि मोहन जी का घर सभी जानते हैं, घर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए स्टेशन पर ही वेट करके 2 बजे की ट्रेन से ही रवाना हो गया। लेकिन आज पता नहीं किसका मुंह देखकर घर से निकला था। आधा रास्ता पार करके ट्रेन एक स्टेशन पर जो रुका तो और आगे जाने का नाम ही नहीं। पता चला कि बाद वाले स्टेशन के पहले रेल रूट में कुछ दिक्कत आ गई है। वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है और वह जब तक ठीक नहीं हो जाता हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। पूरे 4.5 घंटे वहाँ रुकने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी। मैं सोचने पर मजबूर हो गया। फिर समझ में आया कि नंदनपुर स्टेशन पहुंचकर पूरी रात स्टेशन में ही गुजारना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रात 11:15 बजे नंदनपुर स्टेशन पहुंचा।
मेरे साथ और 3 लोग उतरे। चारों तरफ अंधेरा है। इतने लंबे बड़े प्लेटफॉर्म में सिर्फ 2 पोल पर केरोसिन वाली लाइट जल रही है, वह भी धीमी धीमी। और इतनी कम रोशनी है कि पोल के आसपास वाली जगह को भी ठीक से रोशन नहीं कर पा रही है। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरकर चारों तरफ देख रहा था और मेरे साथ उतरने वाले बाकी के 3 यात्री अंधेरे में कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। अपने आप को तब अकेला महसूस कर रहा था। फिर टिकट काउंटर की तरफ कदम बढ़ाए मैंने। देखा खुली खिड़की के अंदर एक व्यक्ति चेयर के ऊपर आंख बंद करके बैठे हुए हैं और उनके पीछे नीले कलर की शर्ट पहनकर एक कुली फर्श पर सोया हुआ है। आवाज़ लगाई, सर सर, सुन रहे हैं सर? स्टेशन मास्टर ने आंखें खोलकर देखा। क्या चाहिए? टिकट? जी नहीं, मैं इस ट्रेन से उतरा हूँ, वीरशाला गांव जाऊंगा। मैं यहाँ इसके पहले इस अंचल में और कभी नहीं आया। समझ ही पा रहे होंगे, यहाँ के रास्ते सब अनजान हैं मेरे लिए और रात में निकलना ठीक भी नहीं होगा। तो आज की रात अगर आप अपने यहाँ मेरे रुकने की व्यवस्था कर दें। हाँ ठीक है, पास के वेटिंग रूम में रुक जाइए, दरवाज़ा खोल देता हूँ। टिकट काउंटर से लगा हुआ एक छोटा सा कमरा है, वही वेटिंग रूम है। स्टेशन मास्टर लालटेन लेकर आए और उन्होंने वेटिंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया और कहा, दरवाज़ा बंद करके सो जाइए। ये ट्रेन रूट खराब होने के कारण आपके जैसे बहुत से लोगों को आज दिक्कत होगी। चलिए, गुड नाइट। मास्टर साहब चले गए। मैंने भी दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। कमरे के अंदर 2 चौड़े चौड़े बेंच रखे हुए हैं। उसमें से ही एक के ऊपर पैर फैलाकर लंबा होकर लेट गया और ज़मीन आसमान के बारे में सोचने लगा। एक तो नई जगह, ऊपर से ऐसी परिस्थिति, नींद आएगी? ऐसे ही सोचते सोचते आंखों में नींद आने लगी और ठीक ऐसे समय दरवाजे पर, और नींद खुल गई। स्टेशन मास्टर ही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा एक पतला दुबला अधमरा सा बूढ़ा व्यक्ति लुंगी और बनियान पहनकर मेरी तरफ तीखी नज़र से देख रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कहाँ जाएंगे आप? वीरशिला जाऊंगा। चलिए ना, मेरे पास गाड़ी है। नहीं, अभी नहीं जाऊंगा। जिनके घर जाना है वो अभी सो रहे होंगे। इतनी रात में जाकर उनकी नींद खराब करना ठीक नहीं। कहाँ इतनी रात हुई? अभी तो 9 भी नहीं बजे। 15 मिनट में पहुंचा दूंगा आपको। आइए आइए ना। क्या बोल रहे हो? बहुत नहीं तो कम से कम 12 बज ही गए होंगे अभी। यह कह के हाथ के रिस्ट वॉच की तरफ देखा और देखते ही अकबका सा गया मैं। घड़ी में तब 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। बात क्या हुई मेरे समझ में नहीं आया। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं ट्रेन से उतरा था और मैंने घड़ी देखी थी तब 11:15 बज चुके थे। उस हिसाब से अब तक 12 बज जाने थे। मैंने फिर से घड़ी की तरफ देखा। हाँ, सही तो है, ठीक 10 मिनट बाकी है 9 बजने में। तो फिर पहले जो देखा वह आंखों की गलती के सिवा और कुछ नहीं है। इतनी देर से मैं बेकारी वेटिंग रूम में बैठा हुआ हूं। ट्रेन से उतर कर बाहर आ जाता और गाड़ी कर लेता तो अब तक सुजय के घर ही पहुंच जाता। इस तरह की गलती तो पहले कभी नहीं हुई। शायद इसी को कहते हैं ग्रहों की दशा। साहब, बूढ़े की आवाज सुनकर मेरा ध्यान आया। साहब, जाएंगे क्या? मैं तो अब गांव लौट जाऊंगा, आपको भी ले ही चलता हूं। इसके बाद आपको और गाड़ी नहीं मिलेगी।
ठीक है, चलो फिर। वीरशाला गांव में हरिमोहन सान्याल जी के घर जाना है, तुमको पता है ना। बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया। मैं उसके पीछे पीछे स्टेशन से बाहर आया। बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब भी ध्यान से देखा, तब दिखाई दिया। रास्ते पर एक घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी लगभग अंधेरे में मिली हुई खड़ी है। सुनसान रात, कहीं कोई हलचल नहीं। अभी रात के 9 नहीं बजे और इतना सन्नाटा। रात के 9 बज रहे हैं या रात के 12 बज रहे हैं, सोचते ही जैसे सर चकरा गया मेरा। अब रात के 9 बजे हो या रात के 12, इतनी सुनसान अंधेरी रात में मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। बोला, ना अभी नहीं जाऊंगा। सुनो, मैं कल सुबह ही जाऊंगा। सुन के उसने मुझे शांत नज़रों से देखा। मैं उसके एकदम सामने ही खड़ा था। मैंने देखा उसकी आंखों को, एकदम स्थिर थीं। ऐसा लगा मानो पत्थर की आंखें हों। किस तरह की आंखें हैं ये? यह ऐसे अजीब सा क्यों देख रहा है मुझे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बूढ़े ने कहा, बेकार में पूरी रात पड़े रहकर क्यों तकलीफ कर रहे हैं साहब। तब तक गाड़ी के थोड़ा और पास आके खड़े हो गए। मैंने देखा कि वह एक फीटन गाड़ी है। घोड़ा भी बहुत तगड़ा है, लेकिन घोड़ा एक जड़ ऐसे खड़ा हुआ है, लग ही नहीं रहा कि वह जिंदा है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि घोड़ा इस गाड़ी को खींचेगा। बूढ़े ने कहा, यह मेरी गाड़ी है, बैठ जाइए। 10 मिनट में ही आपको वीरशाला पहुंचा दूंगा। आपको उतारकर फिर मैं विक्रमपुर निकल जाऊंगा। पता नहीं कैसे अनजाने डर के साथ मैं फिटन गाड़ी में चढ़कर बैठ गया। दिल डर से बैठा जा रहा था। फिटन ने चलना शुरू किया और कैसे आश्चर्य की बात है, गाड़ी के पहियों की आवाज या घोड़े के पैरों के खुर की आवाज कुछ भी मेरे कानों में नहीं आ रहा। यह क्या बात हुई? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे कान में? मैं क्या बहरा हो गया हूं ना? अगर बहरा होता तो चालक के साथ अब तक जो मेरी बात हो रही थी वह तो मैं ठीक से सुन ही पा रहा था। उसके बाद जो हुआ वह और भी विचित्र था। फीटन इतनी तेजी से दौड़ रहा था, सोचा भी नहीं जा सकता। एक घोड़ा क्या इतनी बड़ी गाड़ी को लेकर इतनी तेजी से भाग सकता है? कभी भी नहीं। हवा से भी तेज दौड़ रही थी गाड़ी, इतनी तेज कि आसपास के पेड़ पौधे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था, इसी तरह यह गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ती रहे, मैं तो थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाऊंगा। डर के मारे मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरा दिल सब कुछ ठंडा होता जा रहा था। पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, ए, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। इसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि चिल्लाने के बाद ही मैं बेहोश हो गया था। होश आने पर मैंने देखा मैं लेटा हुआ था सुजय के घर पर। मेरे आंखों के सामने दीवार पर एक बड़ी सी घड़ी टंगी हुई थी। समय देखा था 8:10। पलक झपकते ही मुझे सारी घटना याद आ गई। मतलब मैं अब तक बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे आसपास तब सुजय के पिता हरिमोहन, सुजय की माँ और कुछ लोग भी थे। उनके पूछने पर पिछली रात की पूरी बात मैंने बता दी और मुझे यह भी पता चला कि वीरशैला से कुछ दूरी पर ही मुझे बेहोशी की हालत में देखा गया। भोर में एक किसान ने मुझे देखा और गांव में सबको जाकर खबर दी। फिर बहुत से लोग देखने आए थे, जिसमें सुजय भी था। सुजय ने मुझे पहचाना
और अपने घर ले आया। पिछली रात की बात को सुनकर सुजय के पिता हरिमोहन बाबू संदेह करते हुए अपने सिर को हिलाने लगे और बोले, मुझे लग रहा है यह विक्रमपुर के जमींदार वाला मामला है। कल क्या तारीख थी? जेठ महीने की 23 तारीख। यही वह तारीख है। इसी तारीख में 3 बार इसी तरह की घटना घटी है। जेठ महीने की 23 तारीख? अच्छा, यही वह दिन था ना पिताजी जब विक्रमपुर के जमींदार के बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? क्या हुआ था अंकल जी? हरिमोहन जी ने कहा, 20 साल पहले की बात है। हमारे गांव के दक्षिण दिशा की ओर विक्रमपुर गांव है। उस समय उस गांव के जमींदार थे राय बहादुर चौधरी। उनकी उम्र उस वक्त 64 साल की थी। पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। एकमात्र पुत्र संजीव चौधरी तब 35 साल का था। पिता पुत्र के अलावा उस घर में रहते थे राय बहादुर चौधरी के छोटे भाई शिवशंकर, उनकी पत्नी और 5 बच्चे। इनके अलावा रहती थी राय बहादुर की विधवा बहन, एक भांजा और नौकर चाकर इत्यादि। संजीव की तब शादी करने में कोई रुचि नहीं थी, या यूं कहिए कि उसने कभी शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था। राय बहादुर संजीव को बीच बीच में शादी के लिए कहते जरूर थे, लेकिन ज्यादा जोर नहीं देते थे। जब उनकी उम्र 65 की हो गई तब वे संजीव को शादी करने के लिए जोर देने लगे। कारण वह उनका एकमात्र लड़का था, और यदि वो शादी नहीं करता तो वंश आगे कैसे बढ़ता। संजीव की मृत्यु के बाद इस वंश में और कोई नहीं रहेगा। जो भी हो, पिता के बार बार कहने पर संजीव शादी करने के लिए राजी तो हो गया। शादी तय हो गई कंचनगढ़ के जमींदार की बेटी के साथ। संजीव की शादी हुई थी जेठ महीने की 22 तारीख को। 23 तारीख को शाम की ट्रेन से वह अपनी पत्नी के साथ कंचनगढ़ से रवाना हुआ था। कंचनगढ़ से नंदनपुर का सफर 1 घंटे का है। सोचा था 6:30 बजे तक वह नंदनपुर पहुंचकर गाजे बाजे के साथ विक्रमपुर के लिए निकलेगा। लेकिन तुम्हारे किस्मत के साथ जो हुआ, संजीव के साथ भी उस रात यही हुआ। बीच रास्ते में ट्रेन रूट खराब होने के कारण वह नंदनपुर पहुंचे रात के 11 बजे। स्टेशन पर स्वागत के लिए बैंड बाजा, लाइट और सजा हुआ फीटन गाड़ी उनका इंतजार कर रहा था। वर वधू ने तो फीटन गाड़ी में बैठकर अपनी यात्रा शुरू कर दी। बैंड बाजा और लाइट सभी साथ में धीरे धीरे चलने लगे। वीरशाला गांव के आसपास पहुंचते ही जहां तुम बेहोशी की हालत में मिले थे, घोड़ा 2-3 बार कूदा और रास्ता छोड़कर दाहिने तरफ सीधे भागने लगा। लोगों का कहना था कि घोड़े के पैर में किसी जंतु ने काटा था। कोचवान ना किसी तरह भी संभाल नहीं पाया घोड़े। रास्ते के किनारे पर ही एक गहरा नहर था। वर वधू, कोचवान समेत पूरी गाड़ी उस गहरे नहर में डूब गई। उस दिन भी जेठ महीने की 23 तारीख थी। राय बहादुर चौधरी दिल के मरीज थे। बेटी की मृत्यु का दुखद समाचार सह नहीं पाए और हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उस घर में डरावनी चीजें दिखने लगी और घर के सदस्य एक एक कर घर से चले जाने को मजबूर हो गए। मेरी तरफ देखकर हरिमोहन जी कहने लगे, जो दशा कल तुम्हारी हुई थी, तुमसे पहले भी और 3 लोगों के साथ यही हुआ था, जिसमें से 2 लोग उस नहर के पानी में मृत अवस्था में मिले थे और एक मिला था नहर के किनारे बेहोशी की हालत में। जब उसको होश आया तो उसने भी यही बताया जो तुमने बताया। मैं सुनकर स्तब्ध हो गया था। समझ में आया कि मैं एक प्रेतात्मा के चंगुल में फंस गया था। मेरे मन में यही धारणा बनी कि पिछले 20 साल से ठीक उसी तारीख की उसी समय उस फीटन चालक की प्रेतात्मा अपनी अलौकिक फीटन गाड़ी के साथ स्टेशन पर इंतजार करता है और उसी समय यदि कोई व्यक्ति वहां आता है
तो उसे वह सड़क के किनारे वाली नहर पर डुबा के मारने की कोशिश करता है। हरिमोहन जी के मुंह से जो मैंने सुना तो समझा कि इस बीच उसने 2 लोगों को और नहर में डुबाकर मारा है और मुझे मिलाकर 2 लोग किस्मत से बच गए। मैं हमेशा से ही साहसी रहा हूं और भूत प्रेत पर मेरा कभी भी विश्वास नहीं हुआ। जब कभी भी भूत प्रेत की चर्चा हुई मैंने हंस के उड़ा दिया। यहाँ तक कि भूत के रहस्य को भेदने के लिए रात जाग कर देखा भी था। एक बार एक सुनसान मकान के अंदर और एक बार एक बड़े से मैदान में बेल के पेड़ के नीचे बिताकर। भूत का नामो निशान ही नहीं मिला। लेकिन पिछली रात जो मेरे साथ घटना घटी वह क्या है? क्या अब भी भूत को मानूं या ना मानूं? कुछ देर चुप रहकर मैंने पूछा, अच्छा अंकल, विक्रमपुर जमींदार का वह घर अब भी है? मतलब कहीं से भी कोई टूट फूट नहीं हुई है। हाँ, लकड़ी से बने दरवाजे और खिड़कियों को नुकसान हुआ है। अभी 10-1 दिन पहले ही मैं उसके सामने से गुजरा था। इतना बड़ा घर देखकर दुख होता है, कैसे मरा हुआ सा सुनसान पड़ा हुआ है। मैंने पूछा, क्या अभी भी वहां पर भूत प्रेत का साया है? मतलब ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? हाँ, ऐसा ही तो सुनने में आता है। लोग भूतिया घर कहते हैं। रात के समय उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। ऐसा भी सुनने में आया है कि गहरी अंधेरी रात में उस घर की छत पर 2 सायों घूमते फिरते देखा गया है। एक साया पुरुष का और एक नारी का। ध्यान से सुना और तभी तय कर लिया अगली रात ही उस घर में जाना है और देखना है क्या सच में वहां भूत है। मेरा मन कह रहा था उस सूने घर में हो सकता है मुझे भूत के दर्शन हो जाएं। अगले दिन मैंने सुजय को अपने मन की बात बताई और सुजय ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मेरी जिद के आगे उसे हारना ही पड़ा। मैंने सुजय से कहा, आज रात को ही मैं जाना चाहता हूँ, कल सुबह लौटूंगा। खाना खा के 7:30 बजे निकल पड़ा। साथ में है एक टॉर्च लाइट। सीधे रास्ते पे निकल पड़ा विक्रमपुर के लिए। 8:30 तक पहुंच गया। सुजय ने पता बता दिया था। ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। टॉर्च की रोशनी में घर को अच्छे से देखा। ठीक ही कहा था हरिमोहन जी ने, बहुत बड़ा घर है। जितना बड़ा घर उतना ही बड़ा कंपाउंड। पूरे कंपाउंड में जंगल झाड़ी उगाए हैं। घर के बाहर का रंग काला पड़ गया है और कुछ जगहों पर कुछ टूट फूट दिखाई दे रही है। इसके अलावा घर को और कोई नुकसान रात में तो दिखाई नहीं दिया। रात को शमशान में बिताना हो या सुनसान भूतिया घर में, मुझे डर नहीं लगता। हाँ, सांप बिच्छू से डर ज़रूर लगता है। जो भी हो, कंपाउंड में जंगल झाड़ी को हटा के ऊंचे बरामदे में चढ़ गया। बरामदा पार करके घर में घुसने के लिए एक बड़ा दरवाज़ा है। दरवाजे का कपाट खुला ही था। टॉर्च की रोशनी में देखा एक बड़ा सा हॉल। अंदर चला गया। फर्श पर चारों तरफ धूल, कंकड़ और कचरा। अच्छे से चारों तरफ देख के बेडरूम के तरफ बढ़ा। हॉल के बाद एक और बड़ा कमरा। ऐसे बहुत से कमरे थे। हर खुले हुए कमरे को टॉर्च की रोशनी में देखा। कमरे उतने गंदे नहीं थे, बस दीवारों के रंग उतरे हुए थे। फर्श पर धूल और चारों तरफ मकड़ी के जाले। इसके अलावा और कोई गंदगी नहीं थी। सोचा इनमें से ही किसी कमरे में रात गुजार दूंगा। आगे बढ़ के कमरे के अंदर गया। देखा यह कमरा सबसे साफ सुथरा है। बाकी कमरों की तरह इस कमरे में भी कुछ नहीं है, कमरा खाली है। दरवाजे के पास ही बैठ गया। घड़ी में समय देखा, 9 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। बैठे बैठे दरवाजे के कपाट पर सिर टिकाकर कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला।
कुछ समय बाद मेरी आंखों की पलकें अपने आप ही जैसे खुल गई। टॉर्च जलाकर सबसे पहले रिस्ट वॉच में समय देखा, 12:30। इसके बाद ही कमरे के अंदर नजर पड़ते ही डर के मारे मैं कांप गया और तेजी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने देखा मेरे सामने 2 सुसज्जित चंदन के राजसी चेयर में सुंदर सजे हुए वर वधू बैठे हुए हैं और उनकी नजर मुझ पर टिकी हुई थी। उनकी पोशाक उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सज संवर कर आकर बैठे हैं। गले में पहना हुआ फूल का हार एकदम ताजा है, लेकिन उनका पूरा शरीर पत्थर की तरह जमा हुआ है। भले ही उनकी आंखें जमी हुई हो, क्या तेज कठोर नजर जो सीधे दिल में प्रवेश करती है। मैं भी सम्मोहित सा उनकी आंखों में देखता रह गया और मुझे यह भी समझ में आ रहा था बहुत ज्यादा देर तक उनकी आंखों में देख पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। शरीर की सारी नसें सुन्न हो रही हैं। मैंने अपने अंदर से साहस जुटाया और जोर से पूछा, कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? मेरी आवाज मेरे कानों तक ही पहुंच गई। उन दोनों पार्थिव शरीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद ही मैंने देखा एक और विभत्स दृश्य। वर वधू दोनों का शरीर धीरे धीरे बदलता गया और उनकी जगह 2 नरकंकाल को वहां बैठे हुए देखा। और एक पल भी नहीं, मैं अपने शरीर के पूरे बल का इस्तेमाल करके वहां से भागता हुआ बाहर आ गया। पूरा विक्रमपुर उस वक्त नींद की आगोश में था। आप सुन रहे थे अंधेरी रात की फीटन गाड़ी। रचना मुरारी मोहन बीट। हरिमोहन के चरित्र में श्री सूर्यकांत देवांगन, कोचवान सुजय कहानी पाठ में एवं सूत्रधार के रूप में मैं किशोर, साउंड अरेंजमेंट एवं स्पेशल इफेक्ट्स में किशोर। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले सप्ताह मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।